बीएनएस में अगला जो टॉपिक है, अगला अध्याय है, टॉपिक का अध्याय है अध्याय 3। ठीक है, इसमें जो है साधारण अपवाद दिया हुआ है या जनरल एक्सेप्शन जो होता है वो दिया हुआ है, इसमें जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है इसमें दिया गया है कि जो अपराध है उसमें कौन सा अपराध क्षमा योग्य है, छूट वाला है, बचाव वाला है, इसके बारे में इसमें बताया गया है साधारण अपवाद में या जनरल एक्सेप्शन में। ठीक है, ठीक, तो बचाव, छूट, क्षमा योग्य अपराध से है, इसका अर्थ जो है क्षमा योग्य अपराध। तो इसमें धारा 14 बता रही है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, तो कोई ऐसा कानून है जिसमें भूल के कारण जो है, कोई भूल के कारण किया गया कार्य, तो इसे भूल बस या हो गया, त्रुटि बस कोई ऐसा कार्य हो गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर भूल से हो गया है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो किसी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया जो कार्य है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, याद रखना है इसको। ठीक है, अब धारा 14 में दिया गया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें पहला इसका है, इसमें पहला है 14वां में कि विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, और दूसरा है इसमें तथ्य की भूल, ये दिखा तथ्य की भूल है। अब विधि द्वारा आबद्ध, ये 2 पॉइंट है इसमें। तो तथ्य की भूल तो क्षमा योग्य है, लेकिन विधि की भूल जो है न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं की जा सकती, तो याद रखिएगा। तो तथ्य की जो भूल हो गई, ये तथ्य की भूल जो है ये क्षमा योग्य है, क्षमा योग्य है। और विधि द्वारा आबद्ध जो है, विधि द्वारा आबद्ध जो मामला है, यह जो है न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूरा बात कहा गया इसमें। तो धारा 15 क्या है? धारा 15 में न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, या कह सकते हैं इसको दूसरे मामले में न्यायाधीश को छूट क्या दी गई है। तो इस धारा के अंतर्गत जब न्यायाधीश सद्भाव पूर्वक जो न्यायिक कार्य कर रहा हो तथा न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। समझ रहे बात को? तो जो कोई जज है, कोई फैसला सुना रहा है, इसमें जो है कुछ ऐसा हो गया कि फैसले के समय कुछ ऐसा इसे अपराध हो गया है, फैसला सुनाते समय अपना न्यायिक कार्य करते समय कोई अपराध हो गया इससे, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो जो न्यायिक कार्य किया है, न्यायिक कार्य जो हो गया इसका, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो जज द्वारा किया गया कोई भी न्यायिक कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, और धारा 15 में लिखा गया है। धारा 16 में लिखा है न्यायालयों के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। ठीक है, तो 16 में लिया न्यायालय के जो निर्णय है, उसके आदेश है, उसके अनुसरण में किया गया कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, जैसे इसमें जल्लाद को बचाओ या छूट, जो जल्लाद होता है, जो फांसी देता है जल्लाद, वो भी तो किसी की हत्या कर रहा है, मगर वो किसका आदेश, किस न्यायालय के निर्णय या आदेश का वो पालन कर रहा है जल्लाद, इसलिए वो जो है दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जल्लाद इसमें आएगा नहीं। तो न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। जैसे न्यायालय ने कहा कि उसका घर गिरा दो, न्यायालय ने कहा कि उसका घर अवैध जमीन में बनाया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है, उसके जमीन को गिरा दो, तो जो बुलडोजर वाला उस जमीन को गिराएगा वो बुलडोजर वाला अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। 17 है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है उसके बारे में। तो सिंपल भाषा में है कि आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि सम्मत कार्य करने की शक्तियों का प्रयोग जो है इसमें शामिल है 17 में। ठीक है, तो इसमें जो वो कार्य शामिल किया जाएगा कि जो आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य जो निम्न परिस्थितियों में अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो उसमें तथ्य की भूल जो ये है, तथ्य की भूल कैसे हो गई, उदाहरण की तरह समझिए। तो मान लीजिए कि आप जो है कोई ऐसा जानवर है जो कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा के जो इसका जो
भाग 1 में शामिल है वो, मतलब टॉप का संरक्षण उसको दिया गया है, ठीक है। और वो, और कोई किसान है, अगर अपने खेतों में जाता है या कुल्हाड़ी लेके जाता है और रात का समय है और ये सो रहा है, कोई जानवर इसमें जो भाग 1 में शामिल है सो रहा है, और वो डर के मारे अगर उसकी कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर देता है जानवर की, जो किसान गया है वो हत्या कर देता है, तो ये जानबूझकर हत्या नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक एक उदाहरण जिसमें दिया जाता है कि एक रात जो है एक बोड़ा कुई, एक व्यक्ति है, खेत गया, जहां उसने अंधेरे में एक महिला पर चुड़ैल होने के भ्रम से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तो महिला थी, उसको लगा कि चुड़ैल है, उस भ्रम में उसने अंधेरे में कुल्हाड़ी से उसे वार कर दिया और महिला की मृत्यु हो गई। तो वो जो उसका किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो जो है तथ्य की भूल जो है इस मामले के अंतर्गत आएगा, वो तथ्य की भूल में, ठीक है। दूसरा है इसमें कि कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय जो गलती होती है, ठीक है, जो अगर मान लीजिए कानून ने आपको शक्ति दी है, जो कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय जब गलती होती है उस समय क्या होगा, ठीक है। तो कानून के द्वारा दी गई शक्तियां, इसमें अगर कोई गलती कर दी, कानून ने शक्ति दी है आपको और आपने कोई गलती कर दी, जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, ए है और ये बी है, ये आपस में लड़ रहे हैं, और आप सी हैं, ठीक है। तो ए भी अपने में मार पीट पे उतर आए हैं, हाथापाई पे उतर आए हैं, और ए ने इसे मतलब जानलेवा हमला बी पे कर दिया, ठीक है। मगर बी अपने बचाव में ए को मारता है, जैसे ही ये लाठी चलाता है मारने के लिए ए पे, वैसे ही ये सी पहुंच जाता है, जैसे आप पहुंच जाते हैं, सी आप हैं, आप पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बी जो है ए को मार रहा है, और आप थाने में चले जाते हैं। आप पूरा वाकया नहीं देख पाए हैं कि पहले ए ने ही जानलेवा हमला बी पे किया था। आप जब बी हमला कर रहा था तब आप गए और बी को हमला करते हुए ए पर आपने देख लिया और जाके कंप्लेन कर दिया कि बी जो था वो ए की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या होगा, ए और बी दोनों ही अगर इसमें देखेंगे तो ए बी जो है वो दोषी नहीं है, क्योंकि आप देरी में गए और देरी में देखे कि पहले अपने बचाव के लिए ए को मारने जा रहा था, मगर आपने पहले ए को देखा नहीं कि ए इस पे बी पे सबसे पहले जानलेवा हमला किया था। मगर बी जब अपने बचाव के कारण जब हमला किया तभी आप पहुंच गए और आपने देखा कि बी जो है ए पे जानलेवा हमला कर रहा है, आपने शिकायत कर दी थाने में, तो आपसे जो है गलती हो गई है, ठीक है। और जो आपको शक्ति मिली थी, जो कानून ने आपको शक्ति दी थी कि आप जाके जो है थाने में बता दीजिए, और थाने में जाके अपने कंप्लेन कर भी दिया, तो आपको शक्ति मिली थी ना किसी कानून से कि अब तीसरा आदमी जाके अगर बताता है तो वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। तो आप जो है बी को मारते हुए देखा मगर ए को मारते हुए आपने नहीं देखा था, तो आपसे गलती हो गई कि ए पहले मारा, जानलेवा हमला बी पे किया, अपने बचाव के लिए बी ए को मारना चाहा और आपने बी पे मुकदमा करा दिया या बी पे कंप्लेन कर दिया, तो आपसे गलती हुई है, तो आप अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, यही इनका कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा है धारा 18। तो धारा 18 क्या कहती है भाई, तो लॉफुल एक्ट क्या है, या विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो लॉफुल एक्ट क्या है, ठीक है। तो पूर्व में इसका उल्लेख जो है आईपीसी की धारा 80 में किया गया था, आईपीसी की धारा 80 में इसका जो है उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना होगी, जैसे मान लीजिए कि आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बैट से ऐसे इस गेंद को जब मारते हैं, आपने बहुत तेजी से गेंद को मारा और आप स्टेट में ही मार दिया और जाके अंपायर को लग गया, जो अंपायरिंग कर रहा था, और उसका खोपड़ी भी लग गया और अंपायर ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई, तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। यही कहने का मतलब है, विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना अगर कोई जाती है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपके जानबूझ के जो है अंपायर को नहीं मारा था। तो वही कहने का मतलब है, तो विधि पूर्व कार्य या लॉफुल एक्ट जो है उसमें जो 80 में लिखा गया है कि जानबूझ के किसी की हत्या नहीं करना, तो वही वाला मामला इसमें शामिल है। तो इसके अंतर्गत और कुछ शर्तें हैं कि जो 18 के अंदर जो है कुछ शर्तें भी हैं, तो इसमें 18 में कुछ बात कही गई है। क्या बात कही गई है भाई, तो उसमें कुछ पॉइंट रखा गया कि जो है, तो ऐसा कोई कार्य जो है विधि पूर्ण साधनों से किया गया हो, मतलब गेंद से ही लगी हो। अब ये नहीं कि आप चाकू से मार दिए हो उसको अंपायर को, तो वो जो है हत्या कहा जाएगा, ठीक है। गेंद से लगी हो तो हत्या नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और सम्यक सतर्कता या सावधानी से आप खेल रहे थे फिर भी जाके उसको गेंद लग गई, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो वो भी अपराध की श्रेणी में उसको जो है उसके अंतर्गत ये शर्त है। पहली शर्त है कि आपने गेंद से ही उसको लगाओ, क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट से लग गया हो या गेंद से लग गई हो, उसकी मृत्यु हो गई, या तो वो जो है ये शर्त है पहली कि जिस जो खेल रहे हैं आप उसी में से किसी किसी के भाग से, जैसे गेंद या बल्ले से लग के अगर मृत्यु हुई है, तो वो एक शर्त है
कि जो जो चीज़ आप कर रहे हैं उसी में से किसी दुर्घटना से मौत हो गई हो, ठीक है। दूसरा है कि सावधानी से खेल रहे थे, जानबूझ के नहीं मारा। और अगला इसमें जो है कि आपराधिक आशय न रहा हो, आपकी उसको मारने का आशय न रहा हो, आपको ज्ञान नहीं हो कि उसको लगने के बाद वो मर जाएगा, आपने ऐसा शॉट खेला, आपको ऐसा नहीं था कि उसको लगेगा वो मर जाएगा, तो उस तरह से कि आप अनजाने में उसका किए, कहने का मतलब इसका अनजाने में ऐसा कर दिया आपने। और ऐसी घटना वास्तव में एक दुर्घटना ही होनी चाहिए, तो दुर्घटना ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। धारा 19 में लिखा गया है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना अन्य अपहानि के निवारण के लिए के लिए किया गया है। तो 19 में कहा गया कि जिसमें बड़ी हानि को बचाने के लिए, अगर छोटी हानि जो होती है तो ऐसा कृत्य अपराध नहीं होगा। अगर बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर छोटी हानि हो गई है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 19 में कहा गया कि बड़ी हानि के लिए छोटी हानि अगर कर दी गई तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे जैसे एक नाव है, ठीक है, नाव में अगर 100 लोग बैठे हैं और एक लोगों को पानी में फेंकने से, जो जो समुद्र है, एक नाव है समुद्र में चल रही है, अगर उसमें से लग रहा है कि एक लोग ओवरवेट हो गया है नाव, और एक लोगों को कमी करनी है और नाव मझधार में है अभी इस समय, अगर एक लोगों को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि 100 लोग डूब जाएंगे। तो एक लोगों को अगर मार के फेंक देते हैं या फिर उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है। जैसे अगर कहीं पे अगर 1 कुंटल गेहूं की हानि हो रही है, ठीक है, हानि होगी, मगर वहीं पे 10 किलो की हानि देकर एक 1 कुंटल की हानि 10 केजी हानि करके अगर 100 केजी गेहूं अगर बचा लेते हैं आप, तो ये जो 10 केजी जो हानि किए हैं ये जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है। 19 है। 20 में कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, तो 20 में कहा कि 7 वर्ष तक के जो बालक का कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो 0 से लेकर 7 वर्ष का कोई बालक है, कोई अपराध करता है तो वो कोई कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में कार्य नहीं आएगा। पहले आईपीसी 82 में उल्लेखित था, ये 82 में उल्लेखित है ये काम बात, वो इसमें शामिल कर दिया गया है। डोली इनकैप्स कहा जाता है इसको, डोली इनकैपेक्स, अपराध करने में अक्षम होना, अपराध करने में अक्षम होना, ये इसमें शामिल है, ठीक है। अगला इसमें 21 नंबर के 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का जो कार्य कर दिया है उसके बारे में बात की गई है। तो धारा 21 में बात की गई है इसमें कि 7 से 12 वर्ष तक का बालक का कार्य जो है अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं माना जाता, तो अपराधी वो भी नहीं माना जाएगा। तो अगर 7 से लेकर 12 वर्ष का व्यक्ति है, कोई बालक है, और तो वो जो है अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें अब 21 में कहा गया है। 22 में कहा गया कि मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य, जो पागल व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। 23 नंबर कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, मतलब कि दारू पीकर ऐसा, मतलब उसने शराब पी ली है, मदिरा पान कर लिया है या कोई नशा कर लिया है, जो कि वो उसकी जो है उसका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है और कुछ किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है वो, और उसके द्वारा कोई कार्य कर दिया गया है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 24 नंबर है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में नहीं है या जो नशे में है, नशा में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का न होना अपेक्षित है, तो वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब अब वो अबोध अवस्था में तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। धारा 25 क्या है, तो संपत्ति से किया गया कार्य, तो संपत्ति नहीं, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो उस समय क्या होगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के सम्मति में से 2 बॉक्सर है, मान लीजिए 2 बॉक्सर हैं या कुछ 2 लोग कुश्ती लड़ रहे हैं और दोनों कुश्ती लड़ते समय किसी व्यक्ति को भारी चोट लग जाती है, ठीक है। मृत्यु या घोर अपहति मतलब होता है चोट, भारी चोट, गंभीर चोट लग जाना या मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कुश्ती लड़ते समय एक लोग व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो जानबूझ के नहीं किया गया कार्य है, वो खेल में खेलते समय वो ऐसा हो गया है, ठीक है। तो 25 में कहा गया है, तो आर्टिकल धारा 25 के अंतर्गत उसको अपराध नहीं माना जाएगा।
जैसे दो बॉक्सर आपस में खेल रहे हैं और ऐसा जैसे कहीं गर्दन पे या कहीं पे ऐसे चोट लग गया कि दूसरे वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई और वो अपाहिज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो क्योंकि सहमति से या सम्मति से कार्य हो रहा है, लड़ाई हो रही है या फिर गेम हो रहा है। धारा 26 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति मतलब सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु करित करने का आशय नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा। तो जैसे गुड फेथ से के फायदे से मतलब अच्छे कार्य के लिए अगर सम्मति से कार्य किया जा रहा है और व्यक्ति का मारने का कोई आशा मतलब कि उसमें उसका कोई एम नहीं है कि उसको मार दिया जाएगा, सद्भावपूर्वक कार्य किया जा रहा है, या कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें जो है अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय जो आपको साइन कराता है कि कोई अनहोनी अगर हो जाती है, हम ऐसा चाहते नहीं अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आप इस पर साइन करिए। जो घर के गार्जियन है वो देखेंगे कि तो ऑपरेशन के समय एक जो होता है कुछ टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, उस पर साइन करना होता है घर वालों को, तो वही साइन करवाते हैं सब। तो वही है, तो उस तरह से कोई जो है अब सम्मति से होता है कि ठीक है चलिए, कोई साइन आदमी साइन भी कर देता है गार्जियन कि चलिए ठीक है, अगर कुछ हो भी जाता है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें। सब इसमें क्या क्या डॉक्टर सद्भावपूर्वक कार्य करता है, ठीक है। ये गुड फेथ से कार्य होता है। गुड फेथ मतलब कि अच्छे कार्य के लिए जो है ये सब जो कार्य संपादित होता है, मगर इस जो ऐसे में दुर्घटना हो जाती है तो कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑपरेशन करते समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 27 में क्या कहता है, तो धारा 27 में संरक्षक या गार्जियन द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जो है इसमें शामिल है, ठीक है। संरक्षक या गार्जियन या उसके सम्मति से किया गया कार्य, जैसे संरक्षक पागल व्यक्ति का या 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का हो सकता है संरक्षक। तो कोई पागल व्यक्ति है उसका संरक्षक कोई भी हो सकता है, या 12 वर्ष से कम वर्ष का कोई बालक है या बालिका है तो उसका कोई संरक्षक या उसका गार्जियन कोई हो सकता है। तो जो बालक है, मान लीजिए कोई बालक है, इसका कोई गार्जियन है, उसने कहा कि चलो तुम जाओ स्विमिंग तैराकी सीख लो। तो तैराकी सीखने बालक गया और वही उसी में स्विमिंग पूल में वो डूब के मर जाता है। तो जो उसका गार्जियन है जो उसको भेजा था वहाँ पे तैराकी सीखने के लिए, वो जो है सद्भावपूर्वक उसने कार्य किया था कि चलो वो सीख लेगा ताकि उसके काम आएगा। अगर उसमें मृत्यु हो जाती है तो अपराधी संरक्षक जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, ये पूरा कार्य तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 28 है इसमें, धारा 28 कहता है कि सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, ठीक है। तो सम्मति है या जो सहमति है जिसके संबंध में यह ज्ञात है कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, तो उसके बारे में क्या है। तो इस सम्मति में से संबंधित मुद्दों की चर्चा जो है इसमें की गई है, जिसमें परिस्थितियों में सम्मति नहीं मानी जाएगी। उसमें शामिल है कि भय के अधीन जो है डरा धमका कर सम्मति लेना। जैसे कोई महिला है, उसे डरा धमका के उसके बच्चों के मारने के चक्कर में या तो उसके पति को या उसके भाई को उसके पिता को मारने के डरा धमका के उसके साथ अगर कोई अपराध कोई घृणित कार्य कोई करता है तो वो जो है सम्मति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो सम्मति नहीं मानी जाएगी और वो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। भ्रम के अधीन या फैक्ट की भूल, तो गलत फैक्ट बता के किसी की सहमति रहती है कि चलिए ठीक है आपकी जमीन जो है ये 2 करोड़ में बेची जाएगी, 2 करोड़ में बेची जाएगी, और वो जो है यहाँ पे जो 2 करोड़ जो जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट में लिखता है वहाँ पे उसने 20 लाख लिख दिया है, ठीक है। तो तो इसमें क्या क्या फैक्ट का हेर फेर करके उसने सहमति ली है, तो ये जो है अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। 29 नंबर का कार्य क्या है, धारा 29 है इसमें कि ऐसे कार्य अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। तो धारा 29 में कहा गया कि ऐसा कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। जैसे गर्भपात का निषेध, जो गर्भपात होता है तो वो निषेध है, तो वही कह रहा है कि स्वतः अपराध है, ये गर्भपात जो है स्वतः अपराध है, ये समझ लीजिएगा। तीसरा है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे हम सहमति के बिना, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड किसी का खो गया है, जैसे मान लीजिए कि जैसे PIL है, मैंने देखा कि एक बालक है उसके द्वारा रेस्टोरेंट में कोई जो है इसके जो बचपन का शोषण कर रहा है, इसका बालक का शोषण कर रहा है जो 12 वर्ष से कम है या 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच का है, तो PIL दायर कर सकता हूँ मैं हाई कोर्ट में कि उस बच्चे को छुड़वा लिया जाए। तो जो मैं जो है PIL दायर करता हूँ
तो सद्भावनापूर्वक मैं कार्य करता हूँ कि बच्चे की सहमति लिए बिना मैंने ये कार्य किया है तो मैं अपराधी नहीं होऊंगा। ठीक है, जो 30 में यही बात कही गई है कि सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य जो है, जहां व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ है तथा कोई कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है, उसमें जो है वो जो है अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण और भी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, हमारे 10वें मंजिल पे या चौथे मंजिल पे आग लगी है। ठीक है, और उसमें बच्चा फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति जाता है भागते हुए चौथे मंजिल पे और बच्चे को नीचे रखे गद्दे पे फेंकता है, और जब गद्दे पे गिरते समय बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो जो आदमी ऊपर से उसको बच्चे को फेंका है नीचे, वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। यही कहने का मतलब है 30 का। ठीक है, 31 से सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। ठीक है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसने उसकी फसल बहुत अच्छी बनी लगी हुई है, 10-15 बीघे की फसल है, लगी हुई है, और उसमें आग लग जाती है फसल में, फसल पूरी जल के राख हो जाती है, और इस व्यक्ति को पता नहीं होता है, घर बैठा है। कोई तीसरा आदमी, जैसे ए आदमी आया, इसको बताया कि आपके फसल में आग लगी है, पूरा फसल जल गया है। उसी समय इस व्यक्ति को हृदयघात हो जाता है या इसको हार्ट अटैक आ जाता है और ये मर जाता है। तो जो जो ये बताने आया था, ये जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कहने का मतलब है इसका। आर्टिकल 31 में धारा 31 में एक बात कही गई। धारा 32 में क्या कहा गया है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, किसी व्यक्ति को धमकी देकर कार्य किया गया है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए जैसे रैगिंग होता है, रैगिंग कॉलेज में जो होती है, तो रैगिंग करते समय जैसे मान लीजिए कि एक जो सीनियर्स ने किसी जूनियर को कहा कि जाओ उस बच्चे को थप्पड़ जड़ के आओ। ठीक है, तो गया और जो बी को ए को कहा गया बी को थप्पड़ मारने के लिए, तो ए ने बी को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, और थप्पड़ मारने से इसको कुछ इसे गर्दन वगैरह पे चोट लगी और इसकी मृत्यु हो जाती है बी की, तो ए अपराधी नहीं होगा। ठीक है, ए अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी की धमकी और के कारण या डर के विवश के कारण जाके ऐसा किया है। ठीक है, तो ऐसा जो है नहीं माना जाएगा। मगर इसमें जो है हत्या ना हो, ऐसा याद रखिए, उदाहरण के लिए बताएं कि उसकी मृत्यु हो जाती है, मगर जानबूझकर हत्या करना इसमें यह शामिल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि तुम उसको नहीं मारोगे, जान से नहीं मारोगे, तो मैं तुमको ही गोली मार दूंगा, तो जाके किसी व्यक्ति को जान से मार देता है और वो व्यक्ति मर जाता है। जैसे जैसे एक आदमी सी है, उसने ए को कहा कि अगर तुम बी को नहीं मारोगे गोली तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो ये जाके बी को गोली मार देता है, तो हत्या कर दिया इसकी। तो एक उस समय अपवाद है कि वो जो ए है वो हत्यारा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मृत्युदंड से दंडित राजद्रोह के मामले में छूट नहीं दी है इसमें। 32 में जो है राजद्रोह हो गया, या फिर मृत्युदंड से दंडित होने वाला कोई ऐसा अपराध है जो कि किसी ने कर दिया है, तो वो जो है इसमें जो है अपराध माना जाएगा। उसको इसमें अपवाद के रूप में नहीं है। 32 में अपवाद वो नहीं है। ठीक है, अपवाद रैगिंग वाला हो सकता है कि रैगिंग करने के लिए गया, वो उसके मारने के पर्पज से नहीं गया था, मगर उसके एक तमाचा खींचा, मगर वो गलती से गर्दन वगैरह पर लग गया, वो खत्म हो गया, तो वो जो है अपवाद की श्रेणी में आएगा। कि वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं है, अपवाद बोल रहा हूं मैं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। धारा 33 कह रही है कि तुच्छ अनहानि कारित करने वाला कार्य या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए, ये नहीं, ऊपर देते हैं यही वाला, तुच्छ अनहानि कारित करने वाला कार्य, मतलब कोई ऐसा कार्य किया कि जैसे बहुत नाम मात्र की हानि किसी को हो रही है, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जैसे कोई गया किसी का 2 किलो आम तोड़ लिया, 4 किलो अमरूद तोड़ लिया, तो ये जो है अपराध की श्रेणी में इसको नहीं माना जाएगा। अगला इसमें कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस या राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है उसके लिए किया गया कार्य जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ठीक है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई कार्य किया गया है तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो दिया, शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस के विरुद्ध जो है दिया जाएगा, तो अपने शरीर और अपने अन्य के शरीर की रक्षा के लिए। ठीक है, अपने शरीर के लिए अन्य की शरीर की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति के लिए अन्य की संपत्ति की रक्षा में। ठीक है, जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा इसमें लागू होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो कोई कोई आपको चोर है, आपसे जो है पैसा या फिर मोबाइल आपका छीने आया है और आप प्रतिरक्षा में उसको कुछ मार देते हैं, या आपको मारने आया है, आप उसको प्रतिरक्षा में आप उसको मार देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो वो सेल्फ डिफेंस में आएगा, वो सेल्फ डिफेंस के लिए हमने उसको मार दिया, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि चोर हो और खुद चोरी करने गए और पुलिस आपको पकड़ने गई और आप चोर हो और आत्मरक्षा में पुलिस को ही आपने मार दिया, तो वो जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, वो सेल्फ डिफेंस नहीं है भाई। कि चोर जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब ये यही वाला मामला है। तो वो जो है इस जो प्राइवेट जो सेल्फ डिफेंस है उसके अंतर्गत नहीं आता, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ठीक। तो हत्या का हत्यारा व्यक्ति जो है पुलिस उसको पकड़ने गई है तो उसने पुलिस को ही मार रहा है आत्मरक्षा करके, तो ये जो है आत्मरक्षा नहीं है। धारा 36 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण है। ठीक है, तो पागल व्यक्ति जो है, पागल व्यक्ति या बालक है या मत व्यक्ति या नशेड़ी है के कार्य के खिलाफ जो है वैसे ही आत्मरक्षा का अधिकार है जैसे कि सामान्य व्यक्ति के खिलाफ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण है, तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है तो उसका भी सेल्फ डिफेंस उसका भी अधिकार है, ये कहने का मतलब इसका है। ठीक है, 36 का 37 है कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसको किस नहीं है, तो निम्न परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जैसे लोक सेवक के विरुद्ध जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा हो तो उसमें आपको सेल्फ डिफेंस वाला सिस्टम आपको खत्म है, अब प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है। जब कोई लोक सेवक है अपनी ड्यूटी करते हुए आपको गिरफ्तार करता है, आपको पीट देता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो 37 में बताया गया कि कौन सा ऐसा कार्य है जो सेल्फ डिफेंस उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ले सकते हैं, उन मामलों में जब आप किसी जो पब्लिक अथॉरिटी के सहायता ले सकते हैं वो भी इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, जैसे इसमें है कि कोई व्यक्ति है, उसको किसी व्यक्ति से जान का खतरा बना हुआ है, कोई अपराधी है उसे जान का खतरा बना हुआ है कि अगर कभी कहीं अगर हमसे मिल गया तो वो मुझे जान से मार देगा, तो आप जो किसी जो सरकारी कर्मचारी है या कोई लोक प्राधिकारी है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, आप उससे सहायता ले सकते हैं। ठीक है, उस समय जो है जब अब आपको अगर मार नहीं रहा है, बट जो करंट स्थिति में अगर आपको मार नहीं रहा है वो, और आप सेल्फ डिफेंस में जाके उसके घर पे जाके उसको मार दे रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस नहीं है। अगर आपको मार नहीं रहा है, आपको बस ये सब संभावना कि आपको कोई पकड़ेगा तो मार लेगा, तो आप पब्लिक अथॉरिटी से मिलिए और उसको बताइए कि ये मुझे मार सकता है, आप उसे सिक्योरिटी मांग लिए पब्लिक अथॉरिटी से। उसमें सेल्फ डिफेंस लागू नहीं होगा कि आप जाकर उसको उसके घर पे गोली मार देंगे उसको। ठीक है, संभावना के तौर पे तो सेल्फ डिफेंस उस पर लागू नहीं होगा। धारा 38 है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब हो जाता है, ये कब होता है। ठीक है, तो इसे कहने मतलब है कि जो सेल्फ डिफेंस प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु तक है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरे को आप मार भी सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ डिफेंस में आप दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। ये इसमें ये माना गया कि जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के में सामने वाले व्यक्ति की जान तक ली जा सकती है। याद रखिए, आप मार भी सकते हैं किसी को अपनी रक्षा के लिए। अगर लगे कि वो हमको मार देगा तो आप उस व्यक्ति को जान से मार दे सकते हैं, वो प्राइवेट प्रतिरक्षा या वो सेल्फ डिफेंस में आएगा। ठीक है, किसी को जान से अगर मार देते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको जान से मार देगा और हाथापाई चल रही है, तो उस समय आप उसको जान से मार देते हैं सेल्फ डिफेंस के चक्कर में, तो वो जो है वो आपका अधिकार है। ठीक है, वो जो है आपको सजा नहीं दी जाएगी इसमें। ठीक है, मगर इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं कि कब कब आप ऐसा कर सकते हैं, कब किसी को आप जान से मार सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं उसको, कब। तो लगे कि आपको मृत्यु की आशंका, कि आपको मार देगा ऐसी आपको आशंका लग रही है। पहला है कि जब कि आपको मार देगा ऐसी आपको आशंका लग रही है। घोर उपहति या गंभीर चोट आपको दे सकता है, ऐसा दे सकता है गंभीर चोट, जैसे पैर काट सकता है और हाथ काट सकता है, तोड़ सकता है, तो उस समय बलात्कार कर सकता है, या फिर रेप के आशय से अगर आ रहा है तो आप उसको अगर मार देते हैं, अगर मर जाता है तो आप पे कोई केस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रकृति के विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा है। जैसे कि प्रकृति के विरुद्ध काम वासना करना चाहता है, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई मेल है, वो मेल बालक है कोई, उसके साथ जो है अनैतिक संबंध बनाना चाहता है, तो उस समय अगर बालक जो है उसको अगर मार भी देता है तो सेल्फ डिफेंस में आएगा। अगर कोई बालक या कोई पुरुष है, पुरुष के साथ ऐसा कर रहा है, तो दूसरा वाला पुरुष जिसके साथ जबरदस्ती हो रही है अगर मार भी देता है उसको जान से, तो भी जो है सेल्फ डिफेंस माना जाएगा उसको। ठीक है, किडनैपिंग के केस में, अपहरण के केस में अगर कोई मार देता है आपको, तो किडनैपिंग और एब्डक्शन या अपहरण के केस में जो है आप किसी को मार सकते हैं। सदोष परिरोध में या रांगफुल जो है कॉन्फिनमेंट की स्थिति में आप उसको मार सकते हैं, सदोष परिरोध में। ठीक है, एसिड अटैक की स्थिति में अगर कोई आपको एसिड अटैक करने आ रहा है तो आप उसको
कुछ कुछ चला के मार सकते हैं या कुछ फेंक के मार सकते हैं उसको, अगर उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। ये धारा 39 में कहा गया है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करित करने तक होता है, तो मैंने बता दिया कि ये उसी समय होता है। ठीक है, वो 38 की बात अभी जो हमने बात की है, कब आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दे सकते हैं, मृत्यु उसको सुजान से भी मार सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो मैंने बता दिया अभी इससे पहले। वो 39 नंबर देखते हैं, 39 नंबर में क्या लिखा है। तो 39 नंबर में कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करित करने तक हो सकता है, तो इसमें ये दिया गया है 39वें में। 40वें में कहा गया कि जो धारा 40 है कि सही जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की समय अवधि कितनी है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो का प्रारंभ और बने रहना कब तक बना रहेगा ये, तो जब तक प्राणों पर संकट की आशंका बनी रहेगी। जब तक प्राणों पर संकट की आशंका, कि प्राण पे संकट है, प्राण पर संकट की आशंका पे जो है आपका 38 जो है लागू रहेगा, या फिर जो है सेल्फ डिफेंस लागू रहेगा। सेल्फ डिफेंस 38 नहीं, सेल्फ डिफेंस लागू रहेगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस कब तक लागू रहेगा, तो जब तक आपके जान के जाने की या जान पे तक बन आई है और उसका जो संभावना बनी हुई है, तब तक जो है सेल्फ डिफेंस लागू रहेगा। ठीक है, 41 में क्या है, तो धारा 41 में कहा गया है कि संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसको मार सकता है, तो संपत्ति जो है कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में, संपत्ति के सेल्फ डिफेंस के अधिकार में कब आप किसी को मार सकते हैं, ये कहा गया है इसमें। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कब किसी को मार सकते हैं। जब रॉबरी हो या लूट हो रही हो, लूट हो उस समय किसी को मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉबरी के समय या लूट के समय। ठीक है, लूट के समय। ठीक, रात्रिगृह भेदन या हाउस ब्रेकिंग है, कोई आपको घर तोड़ रहा है, सेंधमारी कर रहा है, उस समय भी आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, आग या विस्फोटक द्वारा जो है रिस्ट कर रहा है, जिसमें सामान्य नुकसान के रूप में जाना जाता है, जिसको आग या जो विस्फोटक लेके आया घर में आपके या कहीं भी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप जो है उस समय संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब आप उस समय किसी को मार भी सकते हैं। ठीक है, बम वम कोई लेके आ गया उस समय। ठीक है, अगला इसमें से किसी का भवन, तंबू जो जलायन या जलयान है जो निकासी की तरफ या संपत्ति की रक्षा के लिए उपयोग हो रहा हो, तो उस समय भी आप किसी को मार सकते हैं। चोरी, रिष्टि, गृह अतिसार, ठीक है, और के दौरान मृत्यु या घोर आपत्ति या गंभीर जो संकट का जो आपको लग रहा है गंभीर चोट का अगर आशंका है, तभी आप किसी को मार सकते हैं, चोरी के लिए और गृह अतिसार के लिए आप किसी को मार सकते हैं। ये कहने का मतलब है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, तो कब तक ये बना रहेगा, तो जब संपत्ति पर खतरे की आशंका प्रारंभ हो, तब से प्रारंभ होकर खतरे की आशंका तक बने रहना, तब तक ये बना रहेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा बात दी गई है 43 में। ठीक है, कब तक ये बना रहेगा। 44 है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। ठीक, तो घातक हमले के विरुद्ध जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको, जब निर्दोष व्यक्ति को अपहानि या किसी भी निर्दोष व्यक्ति है जिसे अपहानि होने का खतरा हो, तब भी जो है आप जो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो अगला है इसमें अध्याय 4 है, तो अध्याय हमने 3 तक देख लिया है, अध्याय 4 है, इसको देखेंगे आगे।